आइए बढ़ते हैं 117वां सवाल की ओर। और सवाल हमारा इस प्रकार से है, एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर में की गई। शेष यात्रा के लिए कार की गति हमको बतानी है और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। तो जिसने मेरी वीडियो देखी है वर्क स्पीड एंड डिस्टेंस की, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कुंडली मेथड से आपको कैसे सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल को आप जैसे पढ़ें उसको आप हल करते जाइए। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस, यहाँ हम लिखते हैं टी टाइम, और यहाँ पे हम लिखते हैं वेलोसिटी। तो जो टोटल जो डिस्टेंस हमको जो यहाँ पे दे रखी है वो है 400 किलोमीटर दे रखी है, और टाइम जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है 12.5 घंटा दे रखा है। अब ये क्या है, 2 भागों में है। पहले भाग में 3/4 यात्रा करी गई। तो देखिए 3/4 ऑफ 400 कितना हो गया दोस्तों, 300 किलोमीटर हो गया, और बाकी कितना बच गया, 400 - 300 यानी कि 100 बच गया। ये आपको क्लियर है। अब आइए टाइम पे, और एक बात ये देखिए यहाँ पे पहली जो यात्रा की है उसने 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। तो आपने टाइम निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, 300/30 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब देखिए टोटल टाइम 12.5, ये है 10, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2.5। हमको मालूम क्या करना है, कुंडली में हमको ये चीज़ मालूम करनी है, यानी कि 100/2 करेंगे। 100/2 कितना होगा दोस्तों, 40। तो आप 40 का आपका उत्तर आ जाएगा। आपको ये DTV लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता है। सबसे पहले आपको डिस्टेंस, फिर टाइम, और फिर आपको लिखनी है वेलोसिटी। और जो टाइम है वो D/बाई आपका V है, या फिर आपकी जो V है वो D/बाई हमेशा T होती है, और D जो है हमारी वो 10 × 30 300, और 100 क्या है हमारी 2.5 × 40। तो इस प्रकार से इस कुंडली सिस्टम से इस सवाल को आप इजीली बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें डेटा को लिखते जाइए, और एक खंड आपका बच जाएगा उसको आप निकाल दीजिए। तो ये कुंडली मेथड की है खूबसूरती। अब आइए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, 123 सवाल की ओर। यह आयु का सवाल है, और मैंने अपनी कुंडली गणित पुस्तक में आयु चैप्टर में करवाई हुई है ये इस प्रकार के क्वेश्चन। और इसमें मैंने बताया आपको कि नॉर्मल तरीका क्या है, कुंडली मेथड से भी आप करना है इसको, और अगर आप चाहें तो इसको कॉमन सेंस से भी सवाल को 1 या 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कुंडली मेथड से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से इसमें डेटा आपको रखना है। तो A और B की वर्तमान आयु इसमें बता रखी है, ठीक है। तो मान लीजिए 5 और 6 के अनुपात में है, तो मान लीजिए 5P है, और ये है आपकी 6P। अच्छा, ये है वर्तमान, ये है A का डेटा, ये है B का डेटा। अब यहाँ पे 7 साल बाद +7 आप इसमें करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 5P+7 और 6P+7 हो जाएगा। अब ये दे रखा है कि अब जो इनका नया अनुपात है वो है कितना, 6/7। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5P+7 और 6P+7 = मेरा जो है 6/7 है। तो इसको मैं हल कर लूँगा, तो इसको ये हो जाएगा 35P, ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 36P, और ये हो जाएगा 42। तो देखिए ये हो जाएगा P, और ये 49 - 42 यानी कि 7 हो गया। अच्छा, वर्तमान आयु हमारी ये है परसेंटेज 5 × 7, P यहाँ पर है 7, 5 × 7 35। तो A की वर्तमान आयु आ गई आपकी 35, जो कि आपका विकल्प है D। अगर आपसे पूछा जाता बताइए B की वर्तमान आयु क्या है, तो आपको क्या लिखते, 6 × 7 यानी कि 42 लिखते। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, कन्वेंशनल तरीका या फिर कुंडली मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको इसको करना है। अब मैं आपको एक कॉमन सेंस मेथड भी बताऊंगा, जो मैंने कुंडली मेथड बुक में भी आपको बताया है। उसमें आपने क्या करना है दोस्तों, देखिए एक बार, A और B की वर्तमान आयु। अच्छा, इससे आपने क्या है, देखते ही इसमें टिक लगाना है कि इसका आंसर 35 है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए A और B की वर्तमान आयु 5 व 6 के अनुपात में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि A की आयु 5 का फैक्टर है, यानी कि 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है, 5 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो 33 नहीं हो सकती, ना 32 हो सकती है। तो या तो है हमारा ऑप्शन 30, या है हमारा ऑप्शन 35। तो इन 2 ऑप्शन में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6/7 हो जाता है। तो 7 वर्ष बाद अगर मान लीजिए 30 है,
वर्तमान आयु 30 है, तो 30 में अगर मैं 7 का जोड़ दे दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा। तो क्या जो ये 37 है और ये 6/7 के अनुपात में है, मतलब 6 उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 6 से वो भाज्य होना चाहिए। तो क्या दोस्तों 37 6 से भाज्य है? नहीं है। पर यहाँ पे आप देखिए 35 को 35 में आप जोड़ेंगे 7, आएगा कितना, 42, 42। क्या 42 6 से भाग जाता है? जी हाँ जाता है। तो हम बता देंगे कि हमारा आंसर ये है। तो ये है कॉमन सेंस से आप जो है 2 सेकंड में सवाल को कैसे करना है। अनुपात में पहले तो 2 ऑप्शन हटा दिए, 2 ऑप्शन बच गए, फिर उसमें से 1 ऑप्शन हटा दिया, तो आपका उत्तर ऐसे ही आ जाता है। तो ये मेथड है कॉमन सेंस का मेथड, जो हमने कुंडली गणित पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया है। क्या क्या बच्चे गलती करते हैं आयु वाले सवालों में, कैसे उसको फास्ट करना है, कैसे 2 सेकंड में आंसर लाना है, तो उसके लिए आप जरूर देखें और 8 चैप्टर का वीडियो आप जरूर इसको देखें। अच्छा, अब मैं सवाल ले रहा हूँ 118वां सवाल मैं आपको ले रहा हूँ। इसमें ये दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 और sin थीटा हमको मालूम करना है और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। अब कई बच्चे इसमें भी जो है बहुत समय लगा देते हैं, आधा 1 मिनट लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि बच्चे कैसे करते हैं, उस तरीके को मैं बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, sec थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा, tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। फिर वो फिर cos थीटा कॉमन लिख के वो लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, उनका हो जाता है 2 cos थीटा। अब वो क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे 2 ये हो जाएगा मेरा 4, और cos स्क्वायर थीटा को लिखते हैं वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे वो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में वो आंसर आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी, ये लंबा मेथड फॉलो करेंगे। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको एक्चुअल एग्जाम में सवाल को 4 सेकंड में या 5 सेकंड में अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, आइए वो जानते हैं। तो देखिए इस बात को कि मान लेते हैं विकल्प में साइन थीटा हमने मान लिया 4/5, ठीक है। अब देखिए अगर ये है मेरा 4 और ये है मेरा 5, तो ये है मेरा 3, ठीक है। तो मैं इससे मेरा क्या हो गया कि साइन थीटा मेरा 4/5 है, तो कॉस थीटा मेरा कितना हो गया दोस्तों, 3/5 हो गया, और टेन थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। या आपने देखते ही समझ जाना है कि अगर 4/5 है तो ये 3/5 और 4/3 होगा। तो अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप फटाफट इसको कर सकते हैं। सेक थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा का 1/cos थीटा यानी कि 5/3 लिखूंगा, और टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, 4/3 लिखूंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, जो कि मेरा 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये 2/5 ऑप्शन भी चेक कर सकता हूँ, पर इसमें ज़्यादा समय लगेगा चेक करने में। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 है ये 5 है, तो cos थीटा जो है वो हो जाएगा 25 माइनस 4 यानी कि √21/5। तो इसमें भी मैं आऊँगा, पर ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं और नीचे 5 लिखा है ना, और यहाँ पे रूट वाली टर्म है। तो पहले मैं एक इजी ऑप्शन ले लेता हूँ, और इजी ऑप्शन ये है ऑप्शन सी, क्योंकि सी में मैं बता दूंगा साइन थीटा अगर मेरा कितना हो जाएगा 3/5, तो कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा 4/5, और टेन थीटा मेरा कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब आप इसको पुट कीजिएगा, तो कॉस थीटा जो है 4/5, तो सेक थीटा 5/4 हो गया, और टेन थीटा 3/4 हो गया। तो ये 4 का एलसीएम लेंगे, ये 8 होगा, तो ये विकल्प आ जाएगा ऑप्शन 2। तो इसमें मैं कह सकता हूँ मेरा ऑप्शन है सी। तो इस प्रकार के सवालों में आपने एक आसान वैल्यू चुननी है, ऑप्शन में देखना है। पहले आसान ऑप्शन को देख लीजिए। रूट वाले में जो है आप देख सकते हैं इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी, तो आपने एक ये चेक कर लिया, एक ये चेक कर लिया। अगर ये बराबर हो जाती है, इस इक्वेशन को वैलिड कर देता है, तो आप सीधा ही इसमें ऑप्शन सी जैसे हमने यहाँ पे टिक लगाया तो आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में आप जहाँ पे आधा मिनट लगा रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, इस प्रकार से ऑप्शन से देखते हैं उल्टा चलते हुए आप इनको ईजीली और फास्ट बना सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे 144 सवाल की ओर। तो उधर देखिए आप 144 सवाल हमारा ऐसा है, √12 प्लस अंदर उसके √12 है, प्लस √12 प्लस ये अपना इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा रहा है, और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2√2, 2, 2√3 और 4।
तो पहले तो मैं उसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा जिससे आप कन्वेंशनली करते हैं और जिसमें ज़्यादा समय आप लगाते हैं, और उसके बाद मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे कॉमन सेंस से इसको आप जो आप लगाते हैं सवाल, इसको 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड में सवाल को लगाते हैं, उस सवाल को आप 2 सेकंड में कैसे करना है, 1 सेकंड में कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो पहले समझ लेते हैं सवाल कन्वेंशनल तरीके से इसको कैसे करना है। ये देखिए, ये जो हमको दे रखा है, मान लीजिए ये लिखा है t और यहाँ पे दे रखा है रूट, और यहाँ पे है 12 प्लस √12 प्लस √12, और इस प्रकार से ये अनंत में जा रहा है। तो हम इसमें क्या तरीका अपनाते हैं कि टी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और जैसे मैं टी स्क्वायर करूँगा तो ये पहली जो इसकी जो छत है रूट वाली वो खुल जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 प्लस। अब देखिए, अब यहाँ गौर कीजिए, ये जो चीज़ लिखी हुई है √12 प्लस √12 टू इन्फिनिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, टी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको टी लिख दिया क्योंकि अपन ने टी को ये टर्म मानी है। तो ये टर्म क्या हो गई आपकी, ये टी हो गई आपकी, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, -12 को हम 2 भागों में बांटेंगे तो हम जानते हैं 4 × 3 होता है आपका 12। तो मैं इसको लिखूंगा -4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा t माइनस 4, और ये हो जाएगा मेरा 3 और t माइनस 4। जिससे निकल के दोस्तों आएगा t इज इक्वल टू -3 और t इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो -3 यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और 4 हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन 4। ये तो हो गया दोस्तों कन्वेंशनल तरीका, जिसमें आपने देखा कि कोई भी अगर इसको सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करेगा तो 15 से 20 सेकंड का समय वेस्ट करेगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कि 2 सेकंड में इसका अगर आप आंसर चाहते हैं तो कैसे आपको इसका आंसर लाना है। ये देखिए, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है टी स्क्वायर प्लस ये है 12 प्लस, और अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, 12 प्लस √12 प्लस से अनंत तक, ठीक है। अब अगर मैं एक एक ऑप्शन को जाऊं तो मैं इसका आंसर 2 सेकंड में इसको बिना अपने कॉपी पेन हिलाए इसको बता सकता हूं। कैसे, वो समझते हैं। देखिए, एक बात तो तय है यहाँ पे कि टी स्क्वायर जो है वो 12 प्लस से ज़्यादा है, क्योंकि 12 के साथ हमने ये टर्म और लिखी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 12? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो अगर इनमें से 4 ऑप्शन में से अगर t अगर 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर पहला ऑप्शन से कितना आ गया दोस्तों, 8, और जो 8 है वो तो 12 से ज़्यादा नहीं है। आइए ऑप्शन बी को गौर करते हैं, 2 का हम स्क्वायर करेंगे आएगा 4, वो भी 12 से ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन 3 को आप कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 एग्जैक्ट 12, पर ये तो चीज़ जो है वो 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन 4 आप देखिए 4, तो ऑप्शन 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो वो है 16, और हाँ जी 16 हो सकती है क्योंकि 16 जो है 12 से ज़्यादा है। तो बिना पेन को हिलाए हुए, यूज़ किए हुए, मैं बता सकता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो 16 है और जो कि 12 से ज़्यादा है, और बाकी ऑप्शन में से कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये सब करने का आपका टाइम बच जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप अगर आपके पास आते हैं एग्जाम में, आपको उसका स्क्वायर करके देखना है और देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा फिट हो सकता है। तो अधिकतर तो यही होता है कि एक ऑप्शन निकल के आ जाएगा, और अगर 2 ऑप्शन में टाई हो और अगर आपके पास टाइम कम हो तो कोई भी सही एक ऑप्शन लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया 144th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 146 सवाल को, और इस सवाल को एक बार आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसके वीडियो सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। तो सवाल हमारा ऐसा है कि अल्फा प्लस थीटा मुझको दे रखा है 7π/12, ठीक है, और tan थीटा दे रखा है √3, और हमको बतानी है tan अल्फा की वैल्यू। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7π/12 क्या है दोस्तों, पाई है हमारा 180, और 180 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 15 हो जाएगा,
और 15 गुना आप 7 करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 105। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस थीटा मेरा 105 डिग्री है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो टेन थीटा √3 क्या होता है, थीटा जब 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा है 60 डिग्री, तो अल्फा हो जाएगा 105 माइनस 60 इज इक्वल टू 45 डिग्री, और हमको मालूम करना है टेन अल्फा, टेन 45 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, जो कि मेरा ऑप्शन है बी। तो सवाल बहुत आसान है, पर इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपने कॉपी पेन में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आपने मन में ही कैलकुलेशन करनी है। पहले आपने इसकी मन में कैलकुलेशन कर ली कि एक्चुअल एंगल क्या है, ये आपने मालूम पड़ा कि ये एंगल 105, ये टेन थीटा √3 कब होता है 60 डिग्री, 105 से 60 माइनस करना है मनी वन में, और फिर 45 मेरे अल्फा की वैल्यू आ गई, तो टेन 45 1 होता है, तो 1 पे आपको टिक करना है। क्योंकि अगर आप मन में सवालों को करते हैं, कैलकुलेशन को करते हैं, तो आपके सवाल बहुत फटाफट होते हैं। आइए बढ़ते हैं एक और 145th क्वेश्चन की ओर, और ये सवाल भी काफ़ी आसान है, ये भी आपने मन में ही करना है। देखिए साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और नीचे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमको यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। इसमें आप ये देखिए सवाल बहुत ऐसा लग रहा है एक्सप्रेशन बहुत बड़ा सा, पर एक्चुअल में बहुत आसान है ये। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका 1 हो ही गया। साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में कट के हो जाएंगे 1, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या है दोस्तों 1 बटा साइन थीटा, जैसे मैंने आपको मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कराए थे सारे फॉर्मूले वगैरह। और टेन थीटा और कॉट थीटा भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो टोटल मिला के क्या आ गया दोस्तों 1, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। अब हम सवाल लेते हैं हमारा 147 सवाल, और ये सवाल है हमारा सेलिंग प्राइस का, डिस्काउंट का, जो कि मैंने अपनी कुंडली गणित पुस्तक में बहुत अच्छे से कराया है आपको, और आपको वीडियो लेक्चर में भी आप इसको देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। आइए बढ़ते हैं 147 सवाल की ओर, और सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक दुकानदार को ₹30 में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है, सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक दुकानदार जो है छाता कितने में दे रहा है, 30 रुपये में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी 30 रुपये है, और उसमें वो जो लाभ है उसको 20% का लाभ मिल रहा है। अब जो क्लियरेंस सेल में वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमको बताना है दोस्तों कि उसका प्रॉफिट क्या होगा, सेल में उसका प्रॉफिट क्या होगा। इसकी जो PDF है आप हमारे ऐप में भी देख सकते हैं, और हमारा जो YouTube के नीचे एक लिंक है उसमें भी आप देख सकते हैं, तो उसमें भी आप पूरा डिटेल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी सवाल कराने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे मैंने आपको कुंडली मेथड में बताया था, इस सवाल को कुंडली सिस्टम में आपने क्या एक कुंडली बनानी है और कुछ नहीं करना। कि देखिए यहाँ पे हमको लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, 30 रुपये में वो बेच रहा है, और प्रॉफिट जो है वो है हमारा 20%, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया दोस्तों 1.2। कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं, वो है मान लीजिए C। अब आप देखिए आगे क्या कहता है कि क्लियरेंस सेल में वो 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। तो जो ये सेलिंग प्राइस है 30 रुपये, इसमें वो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि अगर छूट इसमें मिलती है 10% की, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों कितना हो गया 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस में आप लिखिए 27, क्योंकि 30 गुना 0.9 आपका 27 हो गया। और यहाँ पे लिखनी है अपन को कॉस्ट प्राइस, और हमको मालूम करनी है क्या दोस्तों, प्रॉफिट मालूम करनी है। सवाल आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए पहली मेरी कुंडली से और दूसरी मेरी कुंडली से C इंटू 0.2 मेरा 30 है, यानी कि C मेरा 30 बटा 1.2 है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 25। तो दोस्तों C जो है मेरा है 25, C मेरा दोस्तों आ गया 25 आ गया।
और प्रॉफिट क्या है दोस्तों, इन दोनों का जोड़ ये होता है, यानी कि 27 माइनस 25 करूंगा तो 2 जो है मेरा वो है प्रॉफिट। अब मुझको मालूम करना है प्रॉफिट परसेंट, तो जैसे मैंने आपको कुंडली गणित पुस्तक में बताया है, जो प्रॉफिट जो दे रखा है 2 डिवाइडेड बाई 25 गुना आपको 100 करना है। अब यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8%। तो विकल्प में आपका जो है ऑप्शन सी इसका सही है। तो आपने कुंडली मेथड को इसको अप्लाई करना है, आपने कुंडली बनाना है, सिंपल सा वैल्यूज़ को लिखते जाना है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें वैल्यूज़ को आप लिखते जाइए, और एक कोई खाना आपका रह जाएगा, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना रह गया था, तो वो आप उससे कुंडली मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोर्ड में देख रहे हैं 148th क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा ऐसे है, cos थीटा प्लस sec थीटा √3 है, और हमको बताना है कि cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो इसके 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों कोई भी सवाल करने के कई तरीके होते हैं, पर मेन बात ये होती है कि एग्जाम देते समय आपने क्या डिसीजन लेना है, कौन सा तरीका सही रहेगा जिससे ये बेस्ट हो जाए। तो उसी से ही सक्सेस और फेलियर के बीच में डिफरेंस आता है। तो दोस्तों इस सवाल को आपको किस प्रकार से करना है जानिए। एक तरीका तो ये है कि अगर आप cos थीटा को मानते हैं t और sec थीटा को मानते हैं, अगर sec थीटा होता है 1 डिवाइड बाई cos थीटा, तो लिखेंगे 1/t इज इक्वल टू √3, और इससे आप पहले निकाल लीजिए t और उसके बाद t आपका आ गया, तो अब आप निकाल लीजिए t क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी क्यूब, क्योंकि आप जानते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा होता है। दोस्तों इस सवाल में बहुत समय लग जाना है, क्योंकि आपने पहले तो t की वैल्यू निकालेंगे उसमें समय लगेगा, फिर आप टी क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई टी क्यूब करेंगे उसमें समय लगेगा। तो ऐसा ना करते हुए मैंने आपको एक वीडियो था मेरा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं फॉर्मूले, तो उसमें एक फॉर्मूला है अपना कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, हमको निकालना क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारा a, जहाँ पे हम मानते हैं क्या cos थीटा, और b हम मानते हैं हमारा sec थीटा। तो हमको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि cos थीटा प्लस sec थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा आपको √3 दे रखा है, और जिसका अगर आप क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3√3 माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे a और b का गुना क्या है, यानी कि sec थीटा को cos थीटा से आप गुना करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1, और ये क्या लिखा है दोस्तों, cos थीटा प्लस sec थीटा लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस sec थीटा को √3 लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया √3। अच्छा दोस्तों, 3√3 माइनस 3√3 यहाँ पे अगर हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0, तो जो कि है हमारा विकल्प सी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर, 149 सवाल की ओर। और सवाल कुछ इस प्रकार से हैं, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹240 है, और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। ब्याज की दर क्या है ये हमें बतानी है, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा दूँ, क्लियर करा देता हूँ कि इसमें ये दे रखा है कि मान लीजिए जो मेरी अमाउंट है P है, मूल अमाउंट, उस पर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 240 रुपये है। और ये कहते हैं आगे कि उसी धनराशि पर उसी प्रिंसिपल अमाउंट P पर अगर 2 साल की बात की जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट उसी रेट R पे बात की जाए जो सिंपल इंटरेस्ट में थी, तो जो है 170 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा। और हमको ये 4 विकल्प दे रखे हैं। अब मैं इसमें ये समझाऊंगा कि सबसे पहले बात ध्यान रखिए कि कई स्टूडेंट्स सब स्टैंडर्ड तरीकों से, सब स्टैंडर्ड बुक से, सब स्टैंडर्ड चीज़ों से पढ़ते हैं और काफ़ी समय वेस्ट करते हैं, खासकर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन देख के वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको उस प्रकार से बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से
इसको सवाल को बनाना है। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से लगेंगे तो इसमें आप बहुत समय लगा देंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी भी है तो आप मेरे ख्याल से इसको 1 या 1.5 मिनट में इसको हल करेंगे इस सब स्टैंडर्ड तरीक़ों से। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, मेथड आपका अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप इसको जो है 10 से 15 सेकंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया है, इस टाइप के सवाल लिए हैं, उनको आप ज़रूर देख लें। और कुंडली गणित वॉल्यूम 2 में भी इस टाइप के सवाल हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ कि किस प्रकार से इसकी आपने अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए फॉर्मूलों की ओर। तो फॉर्मूला जो है हमारा इंटरेस्ट का वो है PRT डिवाइडेड बाई 100, और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पावर n माइनस 1। तो ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या करना है कि ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। कई बुक्स में, कई तरीकों में, कन्वेंशनल तरीकों में क्या है कि सबसे पहले वो p की वैल्यू निकालेंगे r की टर्म में, और उसके बाद p की वैल्यू यहाँ पे रख के आंसर को जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। पर ऐसे में क्या है, आपका समय बहुत बर्बाद होगा। आपको करना क्या है दोस्तों, आपने दूसरे को एक से डिवाइड करेंगे तो p और p तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है इसमें। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताई थी, सवाल को और इजी करने के लिए r/100 जो है, r/100 है, उसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, सपोज कीजिए उसको मैं मान लेता हूँ h, ठीक है। तो जैसे आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आप, कंपाउंड इंटरेस्ट है 170 आप यहाँ लिखिए। इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट है आपका 240 है, सिंपल इंटरेस्ट। अब p और p तो आपस में कैंसिल हो गया है, और ये है 1 प्लस r/100 को मैं t लिख रहा हूँ, और n 2 साल के लिए है, ये देखिए यहाँ पे 2 साल के लिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 1। और नीचे क्या आएगा दोस्तों आपका, नीचे आपका आएगा p तो कैंसिल हो ही चुका है, r/100 जो कि मेरा यहाँ पे मैंने ये h लेना है, सॉरी h, तो ये तो मेरा है h, और 3 साल के लिए तो h3 यहाँ पर है, ठीक है। तो 0 और 0 कट गया, 3 से कटाइए तो ये हो गया 8, 17/8। अब ये आप देखिए इसकी खूबसूरती, इस तरीके से करने से आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका h² प्लस 2h और प्लस 1 खुलेगा जो कि 1 से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे मेरा है h। अब देखिए आप h को आप बाहर लेते हैं तो h और h कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या दोस्तों, h प्लस 2 बचेगा, जो कि है आपका 17/8। तो ये आ गया हमारे पास में कि h प्लस 2 17/8 है, यानी कि h मेरा कितना हो गया, 17/8 माइनस 2, यानी कि 8 और 17 माइनस 16 1/8। तो r मेरा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा मेरा 100, क्योंकि r इज इक्वल टू 100h है, 100 इंटू 1/8, 100 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए इसमें 100 डिवाइडेड बाई 8 आपका आ गया। इसको आप जो है फ्रैक्शन में बदलना है इसको, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको और हल करते हैं हम। इसको हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 25 डिवाइडेड बाई 2 और 25 से आप डिवाइड करेंगे तो 24 प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 2, तो ये है आपका 12 और ये है आपका 1/2, यानी कि मेरा विकल्प है इसमें ऑप्शन डी। तो अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको, और p आपको कॉमन है, तो आपको इस प्रकार से डिवाइड करना है, और उस प्रकार से आप r/100 की वैल्यू h मानेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली h प्लस 2 मेरा 17/8 होगा। तो h आपने निकाला और इससे आप पहुंचे अपने सही विकल्प ऑप्शन डी पे। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 150th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स सेक्शन। इसमें क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि कोई वस्तु सेल में 250 की रखी गई है, उसमें 20% और 15% की अनुक्रमणिक छूट भी दी गई है, वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी, और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों,
उसकी जो मार्क प्राइस है वो 250 रखी गई है, उस पे सक्सेसिव डिस्काउंट, अनुक्रमिक डिस्काउंट कितना है, 20% और 15%। वस्तु की बिक्री कीमत बतानी है, सेलिंग प्राइस बतानी है। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी ये पुस्तक पढ़ी है कुंडली गणित या फिर मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं इस मैथ्स के, तो आप इसको सवाल को हल करने में मेरे ख्याल से 3 सेकंड से ज़्यादा आप समय मत लीजिएगा। और इसका कैलकुलेशन मैं करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 0.8 इंटू 0.85 और ये हो जाएगा 68, यानी कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बाकी डिटेल आप वीडियो लेक्चर या बुक से समझ सकते हैं। तो इसमें मार्क प्राइस देखिए दोस्तों 250 की है। अब इसमें मैं 20% की छूट दे रहा हूँ, 20% की छूट दे रहा हूँ नेगेटिव, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ दोस्तों, मल्टीप्लाई 0.8। अब इसके बाद मैं 15% की छूट दे रहा हूँ दोस्तों, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया दोस्तों, 0.85 हो गया। तो वस्तु की बिक्री कीमत हमको बतानी है, तो नेट जो इफेक्ट आया 0.8 से गुना कर रहे हैं, 0.85 से गुना कर रहे हैं, मतलब 0.8 गुना 0.85 कर रहे हैं आप। तो 8 इंटू 8 कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, और 8 इंटू 5 40 डिवाइड बाई 10, तो ये 4 होता है, तो ये हो गया 68। 68% आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आया 0.68 और परसेंट में आप निकालेंगे इसको गुना फैक्टर को, तो इसकी जो बिक्री कीमत है वो हो जाएगी 250 का 0.68%, मतलब 68%, जो कि मेरा विकल्प है ऑप्शन सी।